अगर आप बीपी की दवा नहीं लोगे और बीपी कंट्रोल नहीं करोगे तो वो अपना साइड इफेक्ट किडनी फेलियर, हार्ट अटैक्स या पैरालिटिक स्ट्रोक्स में करेगा ही करेगा. रेड मीट इफ टेकन इन वेरी हाई क्वांटिटी has chances of deposition. But when I say very high quantities, debate which oil is good. Any kind of refined oil is okay. Make sure you change your oil every 3 to 6 months. अल्कोहल का क्या रहता है सर? Every addiction is not good for heart or health. बाईपास सर्जरी के बाद like quality of life and quantity of life, like life expectancy. वो कितना रहता है सर? कॉर्टिसोल वगैरह की भी बहुत बात होती है, लाइक दे आर द स्ट्रेस हार्मोन और समथिंग लाइक दैट. कोई भी हार्मोन की बात कर लो, बिकॉज एवरी हार्मोन सम और द अदर वे विल डील विथ योर मेटाबॉलिज्म. ओके सर, इफ वी हैव टू मेक अ 3 बेसिक डाइट चेंजेस फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, व्हाट वी शुड डू? फर्स्ट डाइट चेंज विल बी लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड लॉट ऑफ फाइबर्स. ओके. Second diet change will be less of fats and carbohydrates and a little bit of extra protein. Third change is going to be more amount of grains. Workout for aesthetic or for heart fitness? You should work out for both. The real key to healthy heart is a proper lifestyle, exercising and activity life with a proper checkup which makes sure that you are actually healthy. सर, इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी लाइक, एक तो डायबिटिक कैपिटल बोला जाता है. It is. सेम हार्ट के भी शायद इट इज लाइक वी आर गेटिंग a huge amount of search. Why it is happening? Like इंडिया में क्या इश्यूज हैं हो रही हैं जो ये प्रॉब्लम? Number 1 कि we are keeping health into the last aspect. I'll just say Western countries. अगर आप देखेंगे, so most of them are having annual checkups. Okay. Right, starting from age of 20s, 30s. सबका या तो कंपनी के थ्रू या किसी के थ्रू, एंड बिकॉज ऑफ दैट कई बार जिनका कंपनी के थ्रू नहीं होता वो खुद ही करा लेते हैं चेकअप. सो वहाँ पे एक शेड्यूल बना हुआ है कि यू हैव टू अंडरगो एन एनुअल चेकअप, एंड उसमें इफ लेट्स से कुछ चीज़ डिटेक्ट हो जाती है सो वो एनुअल चेकअप फिर 6 मंथली एज वॉट एवर द फ्रीक्वेंसी इज उसमें बदल जाता है. Now with us there is nothing called as annual checkup. अभी आज की डेट में वी आर डूइंग ऑल लेक्चर्स, ऑल वेबिनार्स कि भाई एनुअल चेकअप होना कब चाहिए. तो इट इज़ मोर लाइक कि व्हेन वी टॉक अबाउट अर्ली 30s और अर्ली 40s, so age is always a number. You can pick, or let's say I can pick, or from studies, किसी की स्टडी में कोई नंबर आएगा, किसी की स्टडी में कोई नंबर आएगा. On an average it is always 30s. But this is where our self recognition plays the most important one. Okay. If we are getting just the general system check out कि हमारे organs are functioning, our blood levels are doing good, I don't think we are doing harm if we are keeping a check annually. Okay. Definitely we'll be spending, let's say, $6,000-7,000 or something like that. बट जब हम बाकी जगह कर सकते हैं तो साल में एक बार इतना कर ही सकते हैं, टू अंडरस्टैंड एंड टू प्रिवेंट कैटास्ट्रॉफीज एंड इमरजेंसीज. इंडिया की डाइट हैबिट भी इज इट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? डेफिनेटली. इंडिया की डाइटरी हैबिट, देन आर सीडेंटरी जॉब्स, दीज आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. बिकॉज हमारी आमतौर पे नॉर्मल डाइट में द हाईएस्ट पोर्शन शुड बी प्रोटीन, फॉलोड बाय कार्बोहाइड्रेट्स, फॉलोड बाय फैट्स. ओके. हमारे में उल्टा है. हमारे में कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट टेक द मोस्ट अमाउंट ऑफ पार्ट एंड प्रोटीन बड़ा कम मिलता है. मीन्स आप कोई भी नॉर्मल डे टू डे वो निकाल लीजिए, उसमें प्रोटीन होगा जरूर बट सबसे कम मात्रा में. तो दैट इज द रीजन कि अब खा लिया, इट इज ओके, आप खा लो. लाइक लेट्स से आज से जब 25-30 साल पहले, जब मोस्टली इट वाज ऑल अबाउट साइकिल्स, मोस्टली इट वाज ऑल अबाउट फार्मिंग, तो लोगों का कहना ये खा तो हम तब से वही रहे हैं, तब के लोगों को तो नहीं आता, और तब के लोग तो इनफैक्ट 90 साल तक जीते भी थे. एब्सोल्युटली ट्रू. बट लुक एट देयर वर्कआउट्स. वो सुबह से शाम तक दे यूज्ड टू टॉयल, दे यूज्ड टू मींस यू नो मूव टू प्लेसेस लाइक 20 किलोमीटर्स ऑन साइकिल. सो दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी दे डिड कि वो जो भी खा रहे हैं दे आर एबल टू बर्न आउट. सो एट द एंड, एज आई सेड, इट इज व्हाट अबाउट कैलोरी यू आर टेकिंग, एंड वो कैलोरी आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बर्न कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. सो एट द एंड दीज आर ऑल लाइफस्टाइल एंड मेटाबॉलिज्म, एंड इफ यू कीप देम इन चेक probably you will be much more healthier than the rest. Sir, there is always debate between vegetarian and non-vegetarian food. Okay. आप अपने प्रोफेशन में ऐसा कुछ clear cut देखते हैं क्या? Like it is like कि to some extent red meat if taken in very high quantity has chances of deposition. But when I say very high quantities, so ऐसा नहीं होता कि कहने का मतलब इफ़ यू आर टेकिंग नॉन वेज फूड आपको ब्लॉकेजेस बन जाएंगे, आपको अटैक आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता. सो थिंग्स कैन बी दिस वे और दैट वे. सो हैविंग
मीन्स फॉरगेट वेजिटेरियन, फॉरगेट नॉन वेजिटेरियन। जब वेजिटेरियन की बात आती है तो फिर हम तेल की बात करते हैं, नमक की बात करते हैं, हम फैटी फूड्स की बात करते हैं, हम फास्ट फूड की बात करते हैं। सो व्हेनेवर वॉट एवर यू आर टेकिंग यू कैन टेक, बट मेक श्योर दैट द अमाउंट इज प्रॉपर एंड यू डोंट ओवर गो ऑन दैट। सो एवरी काइंड ऑफ फूड will do good only. No food I think is prepared for bad. But definitely if you excess on it, it's going to cause problem. And what about oil, sir? Like there is a debate which oil is good. Any kind of refined oil is okay. Make sure you change your oil every 3 to 6 months. Okay. Some people change it in 3 months or 6 months. Changing the origin of oil? I mean, if you are taking vegetable oil, move to olive oil. Okay. If you are taking olive oil, move to vegetable oils. Same oil pattern नहीं रखना चाहिए. It is beneficial, it is said. And it is more about how much amount of omega-3 fatty acids and these are in there. Because the more amount of saturated fats you take, जिसको कि हम unrefined या डालडा जैसे वो सब उसमें वो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो saturated fat should be less than 10% of your total fat intake. Ghee, how does it go? Ghee has saturated fats but to lesser content. Freshly prepared ghee does much more better. Alcohol का क्या रहता है सर? Every addiction is not good for heart or health. So if you means earlier there were studies कि there is amount of capacity alcohol जो कि थोड़ा सा हार्ट हेल्थ में बेनिफिट करता था. That was seen क्योंकि जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल बना हुआ रहता था. But at the end now whatever the studies are showing it is not showing the same. So amount of alcohol are detrimental. आपकी cigarette smoking is detrimental. Any kind of drug intakes whether it is cocaine, hashish is detrimental to your health as well as to your heart. Even like कई लोग कहते हैं कि यार 1 या 2 पैग्स ले लो डेली और That is what I said कि पुराने जमाने में रेड वाइन को बोलते थे कि it improves HDL and improves heart health. But by improving HDL, it's not necessary we improve the heart health. हो सकता है हम लिवर का नुकसान कर रहे हो. So that is where alcohol, cigarette or any kind of drugs will be detrimental to your health. Okay. सर एक क्वेश्चन ना मेरे दिमाग में आता था क्योंकि मैं जिम जाता हूँ वहाँ पे बहुत लोग स्पेशली यंग पीपल दे आर टेम्प्टेड टुवर्ड दिस स्टेरॉइड्स एंड ऑल. राइट. हैव यू सीन इन योर करियर सर कि स्टेरॉइड ने उस लेवल तक लाया बहुत देखा है क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट लाइफ थ्रेटनिंग थिंग्स वो तो होती हैं बट उसके पहले आपकी जिसे बोलते हैं डायबिटीज़ हो जाना. क्यों फिर मसल मास बेसिकली मायोएट्रोफीज हो जाती हैं. पहले तो मसल बनती है बट अपार्ट फ्रॉम दैट जब बाद में मसल टूटती है सो इट गोज वेरी बैड. सो इसके साइड इफेक्ट्स आर वेरी ह्यूज. सो दैट इज़ वेयर मीन्स इवन टू स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ थिंग्स आई डू नॉट से कि जिम में बिल्कुल भी स्टेरॉइड नहीं ही लेना चाहिए. एंड दिस इज समथिंग दैट शुड बी टॉट बाय ऑल द जिम ट्रेनर्स एट एनी कॉस्ट टू एवरी पर्सन हु इज इनसाइड द जिम. क्योंकि स्टेरॉइड्स आर हार्मफुल व्हेनेवर दे आर टेकन ओवर देयर बिकॉज उससे एक चीज़ ये भी होती है कि आपकी बॉडी जो स्टेरॉइड्स बनाती है वो सप्रेस हो जाता है. ओके. सो सम और द अदर वे टेस्टोस्टेरॉन एंड दीज आर द फंक्शनिंग्स जो आपके वो हैं वो भी स्टेरॉइड मेटाबॉलिज्म से ही बनते हैं. देन यू आर सप्रेसिंग और योर ओन हार्मोन्स बेसिकली. हाउ मच इज लाइक गट हेल्थ पर भी आजकल बहुत बात होती है. लाइक गट हेल्थ इज द लाइक ओवरऑल इंडिकेटर ऑफ दिस एंड इट इज बिकॉज जब आपका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा जब आपका मेटाबॉलिज्म गुड होगा तभी तो जाके अपन अभी जितनी भी हम बात कर रहे हैं हम मेटाबॉलिक रिलेटेड कर रहे हैं. सो इफ योर गट इज एबल टू एब्जॉर्ब गुड उसमें बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन इश्यूज नहीं है. सो आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो विटामिन हैं वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो रहे हैं. So you'll be doing good क्योंकि आपके वो vitamins will be responsible for what? For your functioning of muscles, for your functionings of nerves, and जो भी आप खा रहे हैं उस मेटाबॉलिज्म में जो भी पचाना चल रहा है उसका बर्नआउट चल रहा है उसके लिए अगर वो ही नहीं हो पा रहा है और आपकी गट हेल्थ इज नॉट गोइंग गुड some or the other way कुछ part of system will fall back and whenever one part fall back slowly other parts start falling back. So that is why every system accounts. It is just कि sometimes we talk about something and sometimes we don't talk about something. So in total, health should be total. सर आजकल जो टीन्स हैं दे अब्यूज़ देयर बॉडी. लाइक मैं तो ये देखता हूँ कि 14-15 साल से शुरू हो जाते हैं. अब्यूज़ मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं एडिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ. लाइक स्ट्रीट फूड्स ये वो फूड को लेकर आजकल लाइक वी हैव दिस कन्वीनियंस फूड कल्चर ऑल्सो. हम ऐप पे मंगा लिए सब कुछ हो गया एंड वी आर अब्यूजिंग आवर बॉडी और लाइक दिस. मेरे ख्याल से 30 के बाद जब शादी वादी होती है और फिर उसके बाद रियलाइज़ करते हैं कि नाउ लेट अस गो टू द फिटनेस रेजिम. मैं जानना चाह रहा हूँ कि उन्होंने इस 15 से 30 में अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी कम कर दी होगी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम की नहीं की, हेल्थ तो काफ़ी कुछ कम कर ली. बिकॉज जो अभी मैं शुरुआत में ही बात कर रहा था आगे के ईयर्स में हम क्या रीप कर रहे हैं इज डिटरमाइंड इन टीन्स एंड 20s. सो वॉट एवर यू आर डूइंग अब जो जमा हो चुका है उसे किस हद तक आप बर्न कर पा रहे हो किस हद तक आप नहीं बर्न कर पा रहे हो. जैसे आपने कहा आप रेगुलर जिम जा ही रहे हो मीन्स यू विल सी लॉट ऑफ ओबीस पीपल. कईयों की ओबेसिटी कम होती है
लेकिन कई यू विल बी सीइंग उनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी ओबेसिटी कम नहीं होती, हो ही नहीं पाती। सो अब वो कहाँ से आई? वो कहीं ना कहीं वो उनके प्रीवियस ईयर से है। सम और द अदर वे, इफ़ यू वांट टू ट्राई योर लक टू दैट एक्सटेंट कि यार नहीं मेरा शायद हो जाएगा आगे चल के, देन इट इज अप टू यू। बट इफ आई ऑलवेज से व्हेनेवर यू आर ट्राइंग योर लक to more than your luck, then again it is just the luck which will tell you is it going on the right path or the other path. Someone जो शायद आज के समय में 30-35% बॉडी फैट में रहा होगा, एंड बहुत अच्छी डाइट मेंटेन करके, बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस वगैरह करके अब वो 15 या 12% पर आ गया होगा। वैसे तो आपने इस बारे में पहले भी बताया था, बट अगेन मैं जानना चाह रहा हूँ, ये उनके हार्ट स्पेशली ब्लॉकेज वगैरह को बेटर किया होगा क्या सर? जो चीज़ जमा हो जाती है, जब फैट निकलता है, फैट एक्स्ट्रा डिपॉजिट में से निकलता है। अच्छा, ये अंदर से नहीं निकलता, बिकॉज द पॉइंट इज जो फैट की हम बात करें जो जमा होता है वो ऑक्सीडाइज होकर जमा होता है। जैसे जब हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं तो बैड कोलेस्ट्रॉल इज LDL या ट्राइग्लिसराइड। तो जब ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो जो हमारे ब्लॉकेजेस हैं उसमें पाया जाता है ऑक्सीडाइज्ड LDL, अच्छा, या उसके सब पार्ट्स और वो सारी चीज़ें। इसीलिए जब आप फैट कम कर ले रहे हो, नॉट नेसेसरली आपका वो ब्लॉकेज श्रिंक हो जाएगा या वो कम हो जाएगा। आपके वेट लॉस का ब्लॉकेजेस के श्रिंक होने से मतलब नहीं पड़ता। अच्छा, बट आपकी जो जनरल हेल्थ है, आपका एंड्योरेंस है, आपका मेटाबॉलिज्म है, हो सकता है आपका लेट्स से अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है वो आपको बेटर कंट्रोल में मिलेगा। तो जब वो आपके बेटर कंट्रोल में है तो आपका फर्दर डिपोजिशन ऑब्वियसली कम हो जाएगा, आपका शुगर कंट्रोल में आ जाएगा, तो उसके कारण भी मेटाबॉलिज्म जो स्लो था वो बूस्ट अप हो जाएगा, आपके बीपी में आपको चेंजेस मिलेंगे। इन जनरल आप अपने बाकी रिस्क को कम करते चले जाते हो बाय इम्प्रूविंग योर हेल्थ स्टेटस। ओके, सो दैट इज हाउ इट हेल्प्स यू आउट। That means हम उस प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर देते हैं। Absolutely. But whatever damage has been done, that remains largely unchanged. Absolutely. Or is there is any way, sir? There is no way. That is why we say the early the better. एक सबसे बड़ा इग्नोरेंस या सबसे बड़ा मिथ क्या देखते हैं आप कार्डियक हेल्थ को इन द जनरल पब्लिक, जो आपको बड़ा सरप्राइज करता है, लाइक पीपल आज के समय भी इस प्रकार से सोचते हैं? कई सारे मिथ्स हैं। जैसे मैंने अभी एक एंजियोग्राफी और वाली बात पे तो मैं बता ही चुका हूँ कि इवन नाउ एंजियोग्राफी में ये सोचा जाता है कि हम शायद बॉडी से कुछ चीज़ निकाल के या बॉडी का हार्ट का कोई चेंज ओवर कर देते हैं, बट एंजियोग्राफी बेसिकली इट्स स्ट्रिक्टली डायग्नोस्टिक, जैसे हम बाकी CT के थ्रू करते हैं। इसमें CT स्कैन नहीं, बस हम हाथ के थ्रू जो थ्रेड लेके जाते हैं उसे डाई देते हैं, तो वो करते हैं। सो दीज काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक चेकअप्स, या फिर लेट्स से जब हम BP की दवा की बात करते हैं तो यार BP की दवा एक बार चालू हो गई तो हमेशा चालू रहती है। कोलेस्ट्रॉल की दवा हमने चालू कर दी तो अब वो ज़िंदगी भर चालू कर दी है। तो दीज आर द मिथ्स जिससे हमको लड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आप BP की दवा नहीं लोगे और BP कंट्रोल नहीं करोगे तो वो अपना साइड इफेक्ट किडनी फेलियर, हार्ट अटैक्स या पैरालिटिक स्ट्रोक्स में करेगा ही करेगा। सो या तो आप एक गोली खा लें या तो फिर वो किडनी फेलियर ले लें, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। सेम चीज़ अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बोलें, कई बार हम देखते हैं कि विथ लाइफ, जैसे मैं आपको बता रहा था लाइफस्टाइल चेंजेस या अपन फैट परसेंट की बात कर रहे थे, कई बार जब हम अपनी मोडालिटीज चेंज करते हैं तो आउट ऑफ देम सम फ्यू पीपल आर रियली लकी इनफ कि उनका मेटाबॉलिज्म कम्स बैक टू नॉर्मल। ओके, व्हेन योर कोलेस्ट्रॉल कम्स बैक टू नॉर्मल, कई बार आपकी चीज़ें BP और शुगर में रिवर्स हो जाती हैं। ओके, कोलेस्ट्रॉल में भी कि यू डोंट हैव टू टेक मेडिसिन एंड योर कोलेस्ट्रॉल इज अंडर कंट्रोल, बट दोज आर सम फ्यू इंडिविजुअल्स, बट दैट इज द बेस्ट वे। दैट इज वाई हम कभी भी BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब के जो भी हमारे पेशेंट्स हैं उनसे बात करते हैं, वी ऑलवेज ट्राई टू स्ट्रेस अपॉन कि आप अपनी लाइफस्टाइल पे ज़रूर काम करिए, बिकॉज मेडिसिन आर अ हेल्प, बट योर लाइफस्टाइल इफ़ यू चेंज इट एंड इफ़ योर बॉडी एक्सेप्ट्स इट टू द बेस्ट, मे बी यू वोंट हैव टू टेक टैबलेट्स, बट टिल दैट टाइम जब तक आपको उसकी ज़रूरत है, लेट्स से उसके बिना आपका BP या कोलेस्ट्रॉल या शुगर ज़्यादा ही है, सो इट इज़ बेटर टू कंट्रोल इट ताकि उसके इल इफेक्ट्स कम आए। तो इन सब चीज़ों से डेली पे लड़ना ही पड़ता है। सर, मैं ब्लड प्रेशर के बारे में मैं ऐसा पढ़ता था, बिकॉज एक्चुअली मेरे पिताजी भी इज़ अ हार्ट पेशेंट। लाइक हाई ब्लड प्रेशर इज अ साइलेंट किलर कहा जाता है। एब्सोल्युटली। और कहा जाता है कि उसके कुछ सिम्टम्स नहीं होते, बट स्टिल अगर एक कॉमन पर्सन को उसको थोड़ा सा भी गैस करना चाहे कि लाइक मे बी उनका ब्लड प्रेशर रॉन्ग साइड पे है, आई मीन हाई ब्लड प्रेशर वगैरह से, आमतौर पे जो सिम्टम्स अगर हाई ब्लड प्रेशर के कभी आते हैं, चक्कर आना, सर दर्द बार बार होना, इसके अलावा जो हाई BP कई बार सिम्टम्स देखता है कि हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं। हमको कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार हमारी बॉडी में थम्पिंग्स जो हार्ट के वो हैं वो ज़्यादा हैं। सो ये कई बार अंदेशे रहते हैं जिसमें कि हम ये पकड़ पाते हैं कि हमारा शायद ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अदरवाइज ब्लड प्रेशर मोस्टली सिम्टम नहीं देता है। सेम थिंग गोज विथ हाई शुगर, इसलिए दोनों को हम लोग या तो साइलेंट किलर्स बोल लीजिए या फिर मीठा जहर, क्योंकि जहर अपना काम शरीर में करेगा ही। तो आइदर ऑफ मींस दीज आर द स्लैंग्स यूज्ड फॉर BP एंड शुगर।
सर बीपी को सॉल्ट से रिलेट किया जाता है, 100%. आजकल एक कल्चर आया है टू टेक दोज पिंक सॉल्ट्स वगैरह. ओके, सो इज इट लाइक अ गुड प्रैक्टिस टू गो विद दैट? सी ऑलवेज रिमेंबर कि सॉल्ट का एक एस्पेक्ट बीपी के साथ रिलेटेड है एंड दूसरा एस्पेक्ट इज रिलेटेड विद आयोडीन दैट हैज टू डू विद थायराइड. ओके. सो जब आप आयोडीन लेते हो, मीन्स अगर हम देखें तो आयोडाइज सॉल्ट का पूरा सिस्टम ही चालू हाइपोथायराइडिज्म से हुआ था. अच्छा. क्योंकि जब शुरुआत में इंडिया एंड एशियन कंट्रीज वेयर यूजली अ हाइपोथायराइड, क्योंकि हमारे पास आयोडीन के उतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे अगर हम फूड की बात करें तो इसीलिए सॉल्ट को आयोडाइज किया गया. एंड अभी भी जो हम नॉर्मल सॉल्ट खाते हैं दैट इज आयोडाइज सॉल्ट. ओके. तो द रीज़न वाई आयोडाइज सॉल्ट इज इम्पॉर्टेंट इज क्योंकि जब आप वो लेंगे योर थायराइड ग्लैंड जो आपकी है उस आयोडीन से उसको आपको थायराइड हार्मोन बनाने में हेल्प मिलती है. ओके. व्हेन यू शिफ्ट टू डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट्स यू आर नॉट गेटिंग दैट आयोडीन, उसमें नहीं रहेगा आयोडीन मिक्स. एंड सेकेंडली द अमाउंट ऑफ सोडियम, बिकॉज सॉल्ट का जो रिलेशन है बीपी के साथ दैट इज विद सोडियम. ओके. दैट इज गोइंग टू बी द सेम, या इफ आई से बहुत ही माइनर फर्क पड़ता है. अच्छा. मीन्स इट इज जस्ट यू कैन से 19-20 का फर्क पड़ता है. सो ऑलवेज इट इज अबाउट द क्वांटिटी, नेवर अबाउट द क्वालिटी. आई मीन अगर हम उस जो रॉक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, सेंधा नमक, उनको अगर हम ज्यादा में खा ही रहे हैं तो हमारी क्वांटिटी तो उतनी ही जा रही है. और क्वांटिटी उतनी ही जा रही है मतलब हमारे शरीर में सोडियम उतना ही जा रहा है. सो वी आर नॉट डूइंग एनी गुड एंड वी आर थिंकिंग कि हम तो यार रॉक सॉल्ट खा रहे हैं, पिंक सॉल्ट खा रहे हैं. तो इनफैक्ट हम ओवर इंडल्जेंस में चले जाते हैं. हम ओवर इंडल्जेंस बोल लीजिए या हम एक दूसरे बड़े ऑर्गन थायराइड को ओवरलुक कर देते, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्वियसली एज आई सेड हार्मोनल स्टेटस जब गड़बड़ होगा तभी बॉडी में फ्लक्चुएशंस आने चालू होंगे. दैट कुड बी एनी हार्मोन. सर रूरल एरिया में भी क्या हार्ट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एंड व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट कि वहाँ पर वो अगर आ रहे हैं ज़्यादा रूरल पेशेंट से तो वहाँ पर किस वजह से ये रूरल पेशेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम्स हैं. वहाँ की लाइफस्टाइल थोड़ी सी बेटर है इन टर्म्स ऑफ वी कॉल इट एट जो बाहर का फास्ट फूड है वो कल्चर कम है, थोड़ा सा एक्टिविटी स्केल ज़्यादा है. बट कंसिडरिंग बाकी चीज़ें रिस्क फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग हैबिट्स तो अभी भी वहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें तो कोयले वाले हुक का चलन तो वहाँ पे अभी भी है. खाना कई बार कोयलों के ऊपर बनता है, चूल्हों के ऊपर बनता है, तो वो सब कहीं ना कहीं बाकी सब चीज़ों के साथ कंट्रीब्यूट कर देता है. और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अब बहुत ज़्यादा ये पहले हार्ट डिजीज को रिच मैन्स डिजीज कहा जाता था. एब्सोल्युटली. बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट बिकॉज नंबर एक तो डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. पहले रिच मैन के पास ही डायग्नोसिस करने के लिए काम रहता था तो वही रहता था. सेकेंडली these all are metabolic disorders and slowly or the other way कहीं ना कहीं बिकॉज एक तो इसके मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं. मतलब अगर हमारे को ये पता होता कि ये 4 ही चीज़ हैं या जिससे हार्ट डिजीज होती है तो इट वुड हैव बीन सो गुड फॉर अस. 4 चीज़ कंट्रोल करो एंड यू आर फ्री ऑफ द डिजीज ऑफ हार्ट. बट ऐसा नहीं होता. मीन्स जेनेटिक्स प्ले अ वेरी ह्यूज पार्ट और कितने मल्टीपल फैक्टर्स हैं. तो इसलिए जो भी चीज़ मल्टी फैक्टोरियल है उसे एकदम गायब करना तो वेरी इम्पॉसिबल है. सर आयुर्वेदिक का भी एक बड़ा रोल है. मतलब जहाँ लोग बहुत सारा जैसे ये हुआ कोई अगर हार्ट का प्रॉब्लम से हुआ फॉर्चुनेटली अगर वो उसको समझ में आ गया कि ही इज सफरिंग विद सम हार्ट प्रॉब्लम, आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा फिर बोला जाता है कि लाइक टेक ऑल दोज डिजीज, अब काढ़ा बोल लो या जो भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, टू हाउ एन एक्सटेंट वो चीज़ें हेल्प करेंगी टू कोप अप विद द ओवरऑल प्रॉब्लम. ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वेश्चन जो मुझे मिलता है यानी बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन ही मैंने थोड़ा पढ़ने की भी कोशिश की थी. बिकॉज बीइंग into allopathic treatments we do not know per se. I do not know much way about Ayurveda. तो मैंने थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की जिसमें कि मेरे को ये समझ आया कि जैसे अर्जुन छाल वगैरह होती है दैट इज अ ब्लड थिनर. अर्जुन छाल से ब्लड थिन होता है. तो ये चीज़ मुझे पता है. बट उसके अलावा विच आयुर्वेदिक दवा और विच आयुर्वेदिक मटेरियल हेल्प्स इन व्हाट इज एक्सक्लूसिवली टू द पीपल हु डील विथ आयुर्वेदा. The only misfortune is कि people if they take the help of those people it's good. कोई भी जैसे मैंने कहा कोई भी डॉक्टर है अगर कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल है they are doing good only to the person who और अ पेशेंट हु आर कमिंग टू देम. बट होता क्या है हम काम करते हैं, हमने सुना ये बेटर है चलो इसको खा लिया जाए, हमने सुना वो बेटर है ये खा लिया जाए. अब स्वर्ण भस्म होती हैं, सोने की वो होती हैं बिकॉज ये होते हैं हेवी मेटल्स एंड हेवी मेटल्स आर सम और द अदर वे आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर उनसे ज्यादा लिमिट से ज्यादा वो है तो वो हार्मफुल हो जाते हैं. बट ऐसा नहीं है कि स्वर्ण भस्म काम नहीं करती तभी तो वो ट्रीटमेंट में दी जा रही है. सो जब तक आप कोई आयुर्वेदाचार्य से मिल के दवाइयाँ ले रहे हैं probably they are giving it to you for good only. We as an allopathic people
वी नो जीरो अबाउट आयुर्वेदा. सो उसमें इस चीज के ऊपर जब हमसे क्वेश्चन होते हैं तो लाइक पर से मैं हमेशा अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि इफ यू आर टेकिंग समथिंग जस्ट मेक श्योर कि आप किसी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल के जरूर पूछिए ये चीज़ लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हैवी मेटल्स जो रहते हैं वो किडनी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं. तो किस में हैवी मेटल है नहीं है वो डेफिनेटली आपके डॉक्टर आपको बता ही देंगे. सो किसका क्वांटिटी कितना जाना चाहिए टू दैट. अगेन दिस इज वेयर इंपॉर्टेंट थिंग लाइज कि कई पैथीज हैं, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, आयुर्वेद है. सो इट इज़ गुड कि जब इफ लाइक जैसा मैंने कहा कि अगर इफ़ आई डू नॉट हैव दैट नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, इट इज़ बेस्ट कि जिनको वो नॉलेज है वो उस बात के ऊपर वो डील करें. सो इट इज़ ऑलवेज गुड कि अगर आप कुछ भी ले रहे हैं, लाइक ये चीज़ हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा कॉमन है. दवाइयाँ, सर्दी हो गई चलते हैं मार्केट से केमिस्ट से दवा लेके आ जाते हैं. खांसी हो गई चलो अब ये कर लेते हैं. खांसी सिर्फ एलर्जी की खांसी नहीं होती है, कई बार वो गैस की खांसी होती है, कई बार वो हार्ट फेलियर की खांसी होती है. हार्ट फेलियर की खांसी. तो दिस इज ऑल कि हम कई बार सेल्फ जो ट्रीटमेंट करते हैं ना, सो बेसिकली आयुर्वेद हो या वो हो, सेल्फ ट्रीटमेंट कई बार घातक हो जाता है. सो हमेशा कुछ भी लें, मेक श्योर कि अगर आयुर्वेद ले रहे हैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह करके लें. आप अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं सो यू मेक श्योर यू आप अपने डॉक्टर से मिल के पूछ ले रहे हैं कि भाई ये दवा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए. आई थिंक बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे हम ये जान भी पाएंगे कि दिस इज डूइंग गुड और नॉट, अदरवाइज थिंग्स विल लाइंड टू मैसेकर ओनली. सर आपने कॉफ की बात किया था. कॉफ मैंने एक मेरे परिचित में एक केस देखा था कि ही वॉज वो यंग था, वो लाइक 20-25 के बीच में था. एंड एक रात पहले उसको फीवर था एंड काफ़ी थोड़ा सा कफ कोल्ड था. ही टुक लॉट ऑफ कफ सिरप. सेकंड डे सर ही एक्सपायर्ड एंड मोस्टली जहाँ तक मुझे लगता है वही है, कार्डियक अरेस्ट वगैरह कुछ हुआ. कैन दिस ओवर कंजम्पशन ऑफ कफ सिरप कैन कुछ कफ सिरप में सिडेटिव्स होते हैं. तो जब आप सिडेटिव्स ले रहे हैं मतलब जो नींद ला रहे हैं, तो वो आपको नींद तो दे ही रहे हैं पर आपकी रेस्पिरेटरी ड्राइव भी खत्म कर दे रहे हैं. रेस्पिरेटरी ड्राइव मतलब अगर कुछ फंस रहा है तो हमारा कोई चीज़ अंदर फंस रही है, बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कफ, क्योंकि वो कफ कर रहा है ताकि इट एक्सपल्सेस आउट या ट्राइज टू टेक दैट आउट. तो जब आप नींद में हो या आपका वो सिस्टम ही सप्रेस्ड है, आप वो नहीं कर पाओगे. तो आमतौर पे ये सब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है जिस कारण फिर हार्ट रुक जाता है. तो पहले सांस रुकी फिर हार्ट रुक. बट अगेन दिस इज वन ऑफ द जिसे हम बोलते हैं ना रेट्रोस्पेक्टिव कंक्लूजन. बट इसीलिए चाहे वो कफ सिरप जिसमें थोड़ा सा नींद का वो हो, नशा हो, या इसीलिए आजकल आप देखेंगे पहले बहुत सारे नशे कोडीन जिनमें होता था फ्रीली अवेलेबल थे, अब नहीं मिलते बिकॉज नाउ इट इज वेरी बाउंडेड ड्रग्स. वो आपको प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलेगी. बाकी कफ सिरप फिर भी मिल जाए, कोडीन वाला कफ सिरप आपको मिलेगा ही नहीं. इट वाज बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उससे वो सिडेशन ज्यादा होता था, तो वो एक वो माल प्रैक्टिस बन गई थी बिकॉज वो एडिक्टिव भी हो जाता है. तो इसीलिए चाहे कफ सिरप हो चाहे कुछ हो, इट इज ऑलवेज बेटर कि आप सलाह करके लें. सर मैं ना एक और टॉपिक था जिसपे बहुत इंटरेस्ट मतलब मैं सोचा हूँ पूछूंगा स्टेंट को लेकर सर, बिकॉज ऐसा भी बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जहाँ डॉक्टर्स अननेसेसरी स्टेंट फॉर द कमर्शियल बेनिफिट ऐसा कहा जाता है. सर आई डोंट नो, मतलब देखिए मीडिया में चीजें प्रोजेक्ट होती है एंड यू ऑन अ मेडिकल ग्राउंड आपको पता है कि कितनी वो नेसेसरी रही होगी, नहीं रही होगी. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? इज इट अ प्रैक्टिस जहाँ पर हम अनयूजुअल स्टेंट भी वो यूज करते हैं? जितना मैं देखता हूँ, यानी जैसा मैंने देखा है एटलीस्ट इन माय सर्कल और इन माय सोसाइटी ऑफ मेडिकल बैकग्राउंड, टिल डेट आई हैव येट टू सी अ डॉक्टर जो अपने पेशेंट के हार्म के लिए सोचता है. ओके, आई हैव ऑलवेज सीन डॉक्टर्स थिंकिंग फॉर द गुड एंड मीन्स आई एम फॉर्चुनेट कि मैं इस प्रोफेशन में, बिकॉज हमारा जो थॉट प्रोसेस है डे 1 से वैसे ही बनाया जाता है कि मीन्स आप कुछ भी करो, मेक श्योर यू आर डूइंग गुड एंड नॉट कॉजिंग हार्म टू दैट. बिकॉज जैसे मैं अभी बात कर रहा था, ट्रीटमेंट के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स होते हैं, ड्रग के साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. हमारे कंट्रोल में डूइंग गुड ही है या व्हाट वी कैन डू बेस्ट. सो जितना मैं जानता हूँ ऐसी प्रैक्टिस इफ कहीं प्रचलित है तो शायद मुझे पता नहीं है, और जितना मेरे कंट्रोल में या मेरे आसपास है उसमें तो मैंने देखा नहीं है. रही बात इन टर्म्स ऑफ जनरल पॉपुलेशन को जानने की कि भाई कब स्टेंट लगना चाहिए, अगर आपका ब्लॉक एलएडी, एलसीएक्स, आरसीए ये 3 आर्टरी होती हैं और चौथी आर्टरी होती है लेफ्ट मेन. ओके, तो अगर ये एलएडी, एलसीएक्स, आरसीए 3 आर्टरी में 70% या उससे ज़्यादा है तो आपको स्टेंट लगेगा. ओके, अगर लेफ्ट मेन में 50% से ज़्यादा है तो आपको स्टेंट लगेगा. ओके, अदरवाइज 30% 40% में स्टेंट नहीं लगते. सो दिस इज एन इन्फॉर्मेशन विच आई थिंक एवरी वन शुड हैव. एंड जितना मैं भी अपनी प्रैक्टिस देखता हूँ, बिकॉज कई बार होता है ना कि पेशेंट आपके पास आ रहा है या हमारा पेशेंट,
तो हम अपने डिसीजंस इसी पॉइंट ऑफ व्यू को बेस पे रख के रहते हैं। एंड अभी तक तो मुझे देखने तो नहीं मिला कि इट इज अगेन अ मिथ कि बस जैसे ये मिथ भी है कि आपकी अगर एंजियोग्राफी हो रही है तो मतलब आपको स्टेंट डाल ही दिया जाएगा। सो ये एक मिथ है। अब जब ये केस हार्ट अटैक का आता है तो हार्ट अटैक आया ही ब्लॉक के कारण होगा। सो दैट इज द रीजन कि एंजियोग्राफी के बाद स्टेंट डलते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि अगर आपकी एंजियोग्राफी नॉर्मल आती है आपका स्टेंट डलेगा। दिस इज नॉट नेसेसरी। एंड ऐसा कब होता है कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब बाईपास सर्जरी एज कम्पेयर टू एंजियोप्लास्टी? जब आपके मल्टीपल ब्लॉकेजेस हों तो इन दैट सिनेरियो आपको कई बार बाईपास के लिए जाना होता है, बिकॉज मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेंट्स, लेट्स से 7-8 स्टेंट हो गए या फिर मेन नस में स्टेंट है और कुछ चीज़ें, तो इन दैट सिचुएशन बाईपास इज अ लिटिल बेटर विच वी चूज। तो दोज आर द कंडीशन, बट विथ इम्प्रूविंग साइंसेस, जैसे पहले कैल्शियम जब बहुत ज़्यादा होता था हम बाईपास प्रेफर कर लेते थे। आज की डेट पे कैल्शियम कटिंग मैकेनिज्म्स हैं, जैसे जो किडनी में स्टोन तोड़ते हैं वो चीज़ हार्ट की कैल्शियम के लिए भी अवेलेबल है। सर यू आर टॉकिंग अबाउट कैल्शियम, मैंने आप पहले भी अभी बात किए थे। इज इट लाइक दिस द डाइटरी कैल्शियम की बात कर रहे हैं आप, जो हमारे डाइट में कैल्शियम्स वगैरह जाती है? नहीं, ये वो वाला कैल्शियम नहीं होता। दिस इज द कैल्शियम जो हमारी बॉडी से टूट के एक्स्ट्रा जो कैल्शियम, डेड कैल्शियम होता है जो जमा होता है। अच्छा। सो दिस इज नॉट द डाइटरी कैल्शियम। कई बार इसलिए हमने सुना भी कि सर वो कैल्शियम जमा हो गया था, रिपोर्ट में आपने बोला था तो मैंने कैल्शियम खाना बंद कर दिया। तो इट इज नॉट लाइक दैट। अच्छा। एक्स्ट्रा कैल्शियम अगर आप खा रहे हैं, आपकी रिपोर्ट में सीरम कैल्शियम ज़्यादा आता है तो डेफिनेटली आपको कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है, बट जो आप खा रहे हैं वो जमा हो रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा। ये जो बॉडी और बोन से जो एक्स्ट्रा कैल्शियम, जो डेड कैल्शियम टूटता है, ये वो वाली चीज़ है। सर हार्ट डिजीज को क्या अभी भी वी शुड कंसिडर इट एज अ बेसिकली अ मेंस प्रॉब्लम, या इस पर भी कुछ शिफ्ट हो रही है? I think it is a men as well as a women's both's problem, and genetics do play a difference because hormonal protection कुछ हद तक मिल जाता है फीमेल्स को। That is the reason कि उनका थोड़ा लेट प्रॉब्लम्स आती हैं हार्ट की, बट ऐसा नहीं है कि लेट आती हैं तो आती ही नहीं है, बिकॉज आफ्टर मेनोपॉज थिंग्स स्टार्ट इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। मेनोपॉज के बाद रिस्क बढ़ना शुरू होती है। अगेन हार्मोनल चेंजेस ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करते हैं, बिकॉज आपके ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जैसे ईस्ट्रोजन, हाई अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन जब रहता है तो बॉडी में क्लॉट्स के टेंडेंसीज बढ़ जाते हैं, तो वो वेन में भी हो सकते हैं, आर्टरीज में भी हो सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट हैपन, आपका मेटाबॉलिज्म चेंज होता है। तो एनी काइंड ऑफ हार्मोनल इश्यूज में आपके थोड़े बहुत बॉडी के मेटाबॉलिज्म फ्लक्चुएशंस होते ही हैं, तो वो प्रॉब्लम रहता ही है। तो बट सेइंग कि विमेन में कम होता है या इट इज जस्ट अ मेंस प्रॉब्लम, इट विल बी wrong somewhere I've seen कि ऐसा बोला जाता है कि मेंस प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा है बिकॉज मेन अंडरगो लॉट ऑफ स्ट्रेस, बट ऐसा भी कहा जाता है कि वीमेन भी तो इमोशनल स्ट्रेस से I would say stress is not gender dependent. If you see, stress is a predominant thing जो सबके साथ ही है। I think it is just the capability of a human to deal with it. अगर दे कुछ अच्छे होते हैं और कुछ से हैंडल ही नहीं होता, so there are two extremes of it, बाकी लोग बीच में। ऐसा कोई केस है सर दैट आपको इतना सरप्राइज किया कि डिफाइड ऑल मेडिकल ऑड्स, मतलब वो जो रिजल्ट एकदम अनएक्सपेक्टेड रहा हो? काफ़ी ज़्यादा केसेस होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि व्हेन पीपल आर ऑन लॉन्ग टर्म वेंटिलेटर्स एंड हमको लगता है कि चीज़ें नहीं हो पाती, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्लो रिकवरी स्टार्ट्स। अच्छा। सो कई बार 1 महीना 1.5 महीना, और उसके बाद जब रिकवरी होती है, सो दोज आर द काइंड ऑफ गुड थिंग्स वेयर वी फील कि नहीं यार, दिस इज द काइंड ऑफ, दैट इज व्हाई विल पावर प्लेज अ बिग रोल। बाईपास सर्जरी के बाद लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ, लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो कितना रहता है? एवरीथिंग इज द सेम ओनली, इट इज जस्ट कि बाईपास में आपका जो स्टर्नम बोन रहती है वो कट की जाती है टू एक्सेस द हार्ट। यस, दैट इज व्हाई उसको हम ओपन हार्ट सर्जरी भी बोलते हैं। ओपन इसलिए क्योंकि आपका वो चेस्ट वॉल ओपन होता है, तो उसको हील होने का टाइम देना पड़ता है। अच्छा। जैसे हम स्टेंट में मोस्टली 15 डेज में हमारा काम इजीली मैनेज हो जाता है, वहाँ पे हमको 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, डिपेंडिंग ऑन उनकी हीलिंग कैसे हो रही है वो होता है। बट उसके बाद दे आर ऑल्सो डूइंग देयर एक्टिविटीज एज दे आर। उनके हार्ट पंपिंग डिटरमाइंस, अगर हार्ट पंपिंग इज द सेम, दे विल बी द लिविंग सेम लाइफ। उन्हें पता भी नहीं होगा कि उनका कभी ऑपरेशन हुआ। इट इज जस्ट कि उनको अपनी लाइफस्टाइल और दवाओं पे फोकस रखना है। सर लाइफस्टाइल में व्हेनेवर वी थिंक अबाउट, ये कॉमन परसेप्शन ये होता है कि आजकल हम लोग कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं, ट्राइग्लिसराइड चेक करते हैं, यही क्या मेन पैरामीटर्स हैं जिसको हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और इज देयर समथिंग एल्स आल्सो? कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है इसलिए हम कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं, बट लेट्स से अगर हमको थायराइड इश्यूज हैं, हमको कोई और इश्यूज हैं, तो उस हिसाब से फिर चीज़ें वो
डेवलप होने में अभी हुआ नहीं है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो जाता है. अच्छा. सो वी शुड बी कीपिंग अ ट्रैक ऑफ आवर लिवर पैरामीटर्स, आवर किडनी पैरामीटर्स, अच्छा. हमारे कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, शुगर, बिकॉज शुगर अल्टीमेटली आपके रेजिस्टेंस को वो करेगी. अच्छा. सो दैट इज वेयर हमको सारे पैरामीटर्स के ऊपर वॉच रखना चाहिए. बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, तो कोलेस्ट्रॉल में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं जो हम ज़्यादा देखते हैं. इंपॉर्टेंट सारी हैं. ज़्यादा देखने वाली चीज़ें हैं HDL, LDL और ट्राइग्लिसराइड. HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल, बेसिकली जो सेइंग होती है, एंड LDL एंड ट्राइग्लिसराइड जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं. ओके. तो LDL और ट्राइग्लिसराइड के लिए ही यूजुअली फिर हम दवाइयाँ देते हैं. एंड HDL इज़ लाइक कि अगर कम है तो एक थोड़ा रिस्क फैक्टर रहता है, बट पर से स्टडीज़ अभी तक ये बेसिकली दवाइयाँ उन HDL बढ़ाओ और हार्ट अटैक रोको वैसा वाली प्रूवन वो नहीं है. अच्छा. बट डेफिनेटली जब आप LDL और ट्राइग्लिसराइड कम करते हो, सो आपके ब्लॉकेजेस होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी रिक्वायर कि आपका ट्राइग्लिसराइड्स या LDL लेवल उतना नहीं हो कि वो डिपॉजिट होना चालू हो जाए. एंड सर ये कौन से फूड को लाइक वी हैव टू अवॉइड, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह की बात है? फॉर ट्राइग्लिसराइड्स यू हैव टू अवॉइड हाईली ऑयली कुक्ड फूड्स. ओके. क्योंकि आप जितना खास करके मल्टीपल अमाउंट ऑफ ऑयल यूज़. ओके. जो क्योंकि आप जितने बार भी ऑयल यूज़ करोगे जो उसमें सैचुरेटेड फैट्स हैं वो बढ़ते चले जाते हैं. अच्छा. तो सैचुरेटेड फैट्स कई बार मोस्टली ट्राइग्लिसराइड आपकी बॉडी से बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो एब्जॉर्ब करते हो. अच्छा. बट दीज आर द काइंड ऑफ स्टफ जिससे कि आपका ट्राइग्लिसराइड का रेशियो थोड़ा और बढ़ जाता है. सर कॉर्टिसोल वगैरह की भी बहुत बात होती है, लाइक दे आर द स्ट्रेस हार्मोन और समथिंग लाइक आप कोई भी हार्मोन की बात कर लो, बिकॉज एवरी हार्मोन सम और द अदर वे विल डील विथ योर मेटाबॉलिज्म. ओके. अब जितने भी एड्रीनल हार्मोन्स है, एड्रीनल एक ग्लैंड होती है जो किडनी के ऊपर रहती है. अब एड्रीनल ग्लैंड्स के जो हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं ब्लड प्रेशर रेगुलेशंस, आपके बॉडी फंक्शनिंग और इस सब में. इनकी कमी से मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, इनके ज़्यादा होने से भी मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है. सो दैट इज़ वाई आप कोई भी हार्मोन यू टेक अप एनी हार्मोन, उसका बॉडी में नॉर्मल अमाउंट होना और उसका नॉर्मल काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सर डू यू थिंक कि हमारी जो हार्ट है मतलब वो पूरी कोशिश करती है दैट इट वांट्स टू सर्वाइव? 100%. है ना? सिर्फ हार्ट नहीं, एवरी ऑर्गन. जैसे मैंने बताया अभी आपको अपन बात कफ की बात जब कर रहे थे कि कफ कई बार प्रिवेंटिव होता है. बॉडी के रिफ्लेक्स मैकेनिज्म्स, बॉडी इज इनबिल्ट टू ट्राई टू प्रिवेंट एनी रॉन्ग डूइंग्स बीइंग हैपनिंग टू द बॉडी. तो बॉडी की जितनी कैपेसिटी होगी वो अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करेगी, बट वो सारी कैपेसिटीज आर लिमिटेड. दोज आर रिफ्लेक्स फंक्शंस व्हिच आर डेवलप्ड. आप उससे ज्यादा उसको स्ट्रेच करोगे, जैसा मैं पहले एक दूसरे तरीके से कह रहा था, इफ यू ट्राई योर लक इवन मच मोर, देन व्हाट हैपेंस इज अप टू यू. इट्स अप टू आवर लक. एब्सोल्युटली. एक ये होता है कि इफ इट डजंट हर्ट इट्स नॉट सीरियस इन द केस ऑफ हार्ट. इज इट लाइक दिस? नहीं, कि लेट्स से जैसे अभी हम बात कर रहे थे स्टेंट के जब पर्पस पे कि नंबर ऑफ ब्लॉकेज या परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज. सो लेट्स से कि मैं बोलता हूँ कि आपको 40% ब्लॉक है, आपको 90 है, आपका स्टेंट डालना है. ये तो चलेगा अपना स्टेंट डलवाने के. सो दैट मीन्स कि दैट 40% इज सेफ एंड ही विल गो होम और शी विल गो होम. मैं तो बच गया, मेरे को तो डॉक्टर साहब ने स्टेंट नहीं डाला. नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं इफ देयर आर थिंग्स दैट आर इनसाइड योर बॉडी, यू शुड अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तभी वो बना. अब वो बना है, सो दैट इज अ बिग कॉल, अ बिग रेड फ्लैग टू अंडरस्टैंड योर बॉडी रिक्वायर्स अटेंशन. तो अब आपको उसके पीछे ध्यान देना है. एवरी स्मॉलेस्ट बिट ऑफ एक्शन हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग अ डिवास्टेटिंग इवेंट. दैट मीन्स यू वांट टू से सर अगर किसी का 40-50% ब्लॉक है, सपोज उन्होंने डिटेक्ट हुआ है एंड दे आर हैप्पी, यार 40-50% ही तो है, विच इज क्वाइट ऑब्वियस, उतना तो होता है, वो पर्सन मेडिकल इमरजेंसी में जा सकता है? कभी भी जा सकता है. क्योंकि देखिए अगर जो ब्लॉक की सतह टूटेगी तो उसके ऊपर उसी समय खून के प्लेटलेट्स और वो सब डिपॉजिट होके वो आर्टरी को 100% कर देते हैं. तो उस समय वो तुरंत अटैक पे आ जाएगा. अच्छा. तो ऐसा नहीं है कि दे आर फुल्ली रिस्क फ्री, दे आर फ्री फ्रॉम स्टेंट. अच्छा. बट वो ब्लॉकेज तो आ गया. सो व्हेन वी कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वो तो डेवलप हो गई. तो अगर वो डेवलप हुई है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल, आपके मेटाबॉलिज्म के फ्लक्चुएशन से ही हुई है. तो उस कारण से अब आपको उस चीज़ के ऊपर काम करना ही पड़ेगा. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग द बेस्ट and considering your body which you didn't consider earlier. सर ऐसी कोई ड्रग है क्या, ऐसी कोई टैबलेट और समथिंग लाइक दिस जो रिस्क है वो उनको कैरी करनी चाहिए या फिर हमारे घर पे होनी चाहिए? जिसको हम स्टैटिन्स बोलते हैं, दोज आर द बेस्ट प्रिवेंशन एंड बट हम उसको सबको नहीं खिला सकते. आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपके रिस्क फैक्टर्स हाई हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, दोज आर द एजेंट्स विच हेल्प इन रिस्क रिडक्शन in high risk people. Achha. In normal people, the only risk reduction is with your lifestyle, with your good food, good exercise,
proper sleep, and proper attention to your stress. बट माई क्वेश्चन वॉज लाइक दिस कि चलिए बहुत हेल्दी लाइफ चल रहा है, बट क्या मैं कुछ घर पर एक इमरजेंसी स्टैक बना के रख सकता हूँ? For your emergency stack, you should always have 75 मिलीग्राम की इकोस्प्रिन के 4 टैबलेट एट होम. हमेशा होनी चाहिए. ये बेसिकली ऐसा है, जब भी हमको कोई सिम्टम हार्ट अटैक का लगता है, सो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. बिकॉज सबसे पहले 75 मिलीग्राम की एस्पिरिन की टैबलेट पानी से नहीं लेनी, पहले उसे चबाना है. ओके. और लेना है, उसको चबा के लेना क्योंकि है. आपका एक्शन फिर वो मुंह से ही चालू हो जाता है. तो दैट इज वाई हार्ट अटैक में इकोस्प्रिन की टैबलेट चबा के दी जाती है. ओके. दैट इज द बिगेस्ट थिंग. एंड इसके बाद यू हैव टू मेक श्योर, या इसके बाद मतलब या इसी के साथ साथ नियरेस्ट अवेलेबल मेडिकल आपको हेल्प जहाँ मिल सकती है वहाँ तक आप पहुँच जाएं. सो दैट इज द बिगेस्ट. इसके अलावा कुछ ब्लड थिनर्स और स्टैटिन की टैबलेट रहती हैं जो आपका इमरजेंसी स्टैक बनाती हैं. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इकोस्प्रिन की 75 मिलीग्राम की 4 टैबलेट जो चबाई जा सके. उसी समय 4 टैबलेट्स को चबा देना चाहिए. और हमारे पास क्या लाइक सेफ विंडो क्या होता है सर, या फिर ऐसा कुछ नहीं होता? इट्स जो गोल्डन पीरियड होता है दैट इज 90 मिनट्स. ओके. That is the best window which anyone can get. अच्छा. But after 6 hours, so you have lost everything. But the best window is 90 minutes. Okay. अगर उस बीच में आते हैं so your muscle will not be damaged. That is very sure. अच्छा. और उसके बाद whatever minutes, hours you are losing, मतलब कहीं ना कहीं muscle damage हो ही रहा है. And 6 hours, post 6 hours, तो definitely something has set in. अच्छा. Damage has already set in. Okay. Sir, if we have to make a 3 basic diet changes from Indian perspective, what we should do? First diet change will be lot of fruits and lot of fibers. Okay. Second diet change will be less of fats and carbohydrates and a little bit of extra protein. Okay. Third change is going to be more amount of grain. More amount of grains. We have to take or we have to take. Okay. We can take multigrains. We can use different grains. Okay. मतलब सिर्फ in that way. wheat पे फोकस न करके यानी सिर्फ गेहूं की रोटी हम खा रहे हैं या हम वो कर रहे हैं. So we can go with, जैसे हम कई लोग दलिया, कई लोग बार्ले, बाजरा सब लेते हैं. So that will be much. So use of grains, use of fibers. Make sure you use fruit as food, not as luxury. Yeah, that dessert. is very important. Yes, that is very important. Means to some extent, a fruit salad and fruit window in shadis makes us believe कि fruit is a luxury in India rather than a normal food. So fruit को हमें basically incorporate करना है as a regular something that we should be taking daily. Sir, palm oil पे बहुत debate सुनता हूँ मैं. Okay. And like ये कितना harmful रहता है from? See, again oil जितने भी हैं, चाहे वो वेजिटेबल हों, चाहे ऑलिव ऑयल हो, क्योंकि हार्ट के टाइम पे जब भी आएगा तो ऑलिव ऑयल का डिस्क्रिप्शन होता है. बिकॉज टू सम एक्सटेंट उसके जो सैचुरेटेड फैट्स और रेशियो ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 जो कि गुड होती हैं उसमें बेटर पड़ता है. बट अगेन दैट इज 19 to 20. मतलब ऐसा नहीं है कि दिन और रात का फर्क है. यहाँ पे भी क्वांटिटी प्लेस द रोल. अच्छा. लोग लेस ऑफ क्वांटिटी, जैसे नमक में था, इट इज ऑल अबाउट क्वांटिटी एंड क्वालिटी में यू हैव टू मेक श्योर कि सैचुरेटेड वाली जितनी भी चीजें हैं वो हम ना यूज करें. तो सेम थिंग गोज विद पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल और व्हाटएवर. if you have lots of saturated fats, lots of इतना सारा trans fats, that is going to harm you. And what is ये future में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू राइज अ लॉट? मतलब ये हार्ट प्रॉब्लम है या फिर ऐसा कोई एक फंक्शन हम जो कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम? To me, what I see right now, lot of stress is going to give lot of problems in terms of metabolism, और उससे basically शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट के पेशेंट्स बढ़ेंगे. So more than like a food or something, even the stress could be a contributor to this. It is a contributor right now. Okay, it is a contributor. Basically इन सब को हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं. नॉन कम्युनिकेबल मतलब कि आप एक दूसरे को नहीं दे सकते. मतलब जैसे किसी को शुगर है तो बगल में आपके बैठ के आपको शुगर दे नहीं सकता. So non-communicable diseases are endemic right now. Reason being ये सारे metabolic और lifestyle disorders हैं. And आज की डेट पे हमारी या हमारे हिंदुस्तानी जनता की lifestyle ही सबसे ज़्यादा खराब. So that is why ये सारी problems will be in a rise till the time we start paying attention to our health. So health should be the priority. बाकी चीज़ों को कहीं ना कहीं नीचे लाना पड़ेगा. जब सर आपके पास कोई पेशेंट आते हैं विद हार्ट इमरजेंसीज, आपके दिमाग में भी रहता, बिकॉज एज यू हैव सेड नो डॉक्टर्स वांट्स कि उसके पेशेंट्स की कुछ नुकसान हो. आपको क्या लगता है ये बंदा क्या कर लिया रहता तो ही वुड हैव इन अ बेटर स्टेज? अब वो सब बंदों के ऊपर डिपेंड करता है. बिकॉज लेट्स से कि जब जैसे मैंने आपको जो मेरे 23 ईयर्स का कहा तो उसने कोई स्मोकिंग या ऐसा कुछ कर नहीं रखा था. इट वाज प्रॉब्ली द जेनेटिक हिस्ट्री जिस कारण उसको आया था. बट मेरे पास कई 30-32 वाले हैं जो कि स्मोकिंग के कारण, उनके कोई रिस्क फैक्टर नहीं थे बट दे वर
heavy smokers. So उस कारण they landed up in heart attacks, जिसको फिर मुझे stand So you लगाना thought पड़े. कि अरे यार ये इसकी स्मोकिंग हैबिट अगर नहीं होती है ना Absolutely. तो ये बेटर स्टेज पे रहता. So it is all up to what we see. So on a whole, that is जब आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की जब हम बात करें तो मैंने कहा आप जो कर रहे हो, if you are doing, you will be able to do everything, anything which you want. आप फास्ट फूड भी खा सकते हो. ऐसा तो नहीं है कि बर्गर खाना ही नहीं, मतलब दूर से देखा और गायब हो गए. बट अगेन यू शुड नो कि आप क्या खा रहे हो, आपकी लिमिट क्या है. And it is only us who can recognize that. Our family, our friends, our doctors and everyone can help us. But the recognition should come from inside. Then only it will be followed. Otherwise 10 दिन होगा, चौथे दिन के उसके 11वें दिन से फिर back to pavilion. Sir, suppose if our heart has power to speak to us, वो हमसे क्या बातें बोलेगा हर रात को, वो क्या बात आज बोलेगा की हमसे? दुनिया में तो मेरे को लगता है बहुत सारी गालियां पड़ेंगी. जैसे हम जब दोस्तों से बात करते रहते हैं ना, जिस हिसाब से हम गालियों का इस्तेमाल या अपने प्यारे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हार्ट हमको वो देता जरूर देता रहेगा. देता रहेगा. तो क्या रहा है मेरे साथ. एब्सोल्युटली. तो कहीं ना कहीं आई होप कि एआई कर दे कि हार्ट बात कर सके. एटलीस्ट बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत तो सुन ही लेंगे. बार बार अगर हर दिन वो बात बोले. Absolutely. Sir, I have few rapid fire question for you. One food that you would never touch as a cardiologist. Now this two food is you have to choose between two. छोले भटूरे और फ्राइड चिकन. इसके बीच में. मैं वेजिटेरियन हूँ. For me it is easy. फ्राइड चिकन. अच्छा. What's more dangerous for heart? Stress or sugar? Both. We cannot pick anyone. Absolutely, you can't. अच्छा, ये आपका पर्सनल क्वेश्चन है. If not a cardiologist, what would you be? I think to me this started way back in 9-10, so I don't know what would I be. But if I had to choose, let's say if today, maybe a pilot. Oh wow. Maybe a pilot because I like traveling actually. Okay. Wow, so cool. One health myth you wish people would stop believing today. Lots. But if on my perspective, एंजियोग्राफी से पूरी की सारी शरीर की संरचना चेंज हो जाती है. ये तो बिल्कुल सोचना छोड़ दें because एंजियोग्राफी is just a normal test. सर, हार्ट और ब्रेन पब्लिक के द्वारा सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कौन सा है? हार्ट को या फिर ब्रेन को? हम किसको ज्यादा मिसअंडरस्टूड करते हैं? आई थिंक पब्लिक ब्रेन ही ज्यादा इस्तेमाल करती है तो हार्ट ही ज्यादा मिसअंडरस्टूड होता होगा. आई थिंक सो. अच्छा, सो यू गो टू वर्कआउट फॉर एस्थेटिक और फॉर हार्ट फिटनेस? You should work out for both because aesthetic will give you the confidence which will give you your mental fitness. And if you work out for your heart, it's going to give you your physical fitness. And one thing that patient has taught you, not your textbook. Patient has taught me a lot of things. The biggest thing that patient has taught me is every single patient is different. We cannot treat everyone just based on text lines. We have to see individualities. We have to see. So every patient is different. We have to deal them different. Sir, stent surgery or lifestyle, which is the greatest game changer in lifestyle? Okay, so there is a sentence you need to complete. The real key to healthy heart is? The real key to healthy heart is a proper lifestyle, exercising and activity life with a proper checkup which makes sure that you are actually healthy. So that's end of our today's discussion. Absolutely. Sir. Hopefully आज आपको ये सेशन एंगेजिंग लगा होगा. 100%. You thought, मतलब जो मेरे क्वेश्चंस है उसके द्वारा हम कुछ एक वैल्यू डिलीवर कर पाएंगे. क्योंकि अब बेसिक पॉइंट इज कि वी शुड मेक पीपल नो कि हम कहाँ पे फंस रहे हैं, कहाँ हम गलत सोच रहे हैं और कहाँ सिर्फ सोच ही रहे हैं. एक्चुअली इट रिक्वायर्स एक्शन मोर than thought. Because my intention in this overall podcast, वो छोटी nitty-gritties बहुत है इंटरनेट पे. Absolutely. Like फैट कम कंज्यूम करना, एक्सरसाइज, काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज, ये काफी है. आई ट्राइड की वो जो एक बिगर प्रॉब्लम या जो थोड़ी सी ज्यादा मिथ्स हैं उस पर बात करें. Absolutely. एंड इसके तो एंडलेस है सर. आई थिंक कि हम कुछ समय बाद आपको फिर इनवाइट करेंगे. Definitely. We could touch on very specific topic after that. Absolutely. And it is means as I said कि जब जानेंगे तब तो उस पे काम करेंगे. So sir, taking like time आपने हमको दिया out of your so busy schedule. Pleasure Sagar ji. Thank you so very much. Thank you. So ladies and gentlemen, this was the end of the podcast. Hopefully अच्छा लगा होगा. आपको कौन सी बातें ज़्यादा टच किया या ऐसे कौन सी फैक्टर हैं जो नए पता चला, प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा. सर से कांटेक्ट करने के लिए उनकी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वी विल कीप इट ऑन दिस आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड बिफोर लिविंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो, share among your friends and subscribe to this channel. Thank you for watching this video. Take care and bye-bye. Bye. Thank you, sir. Thank you.